Good evening, everyone. How are you? Good evening, sir. Good evening. अभी क्लास में 16 participants. लास्ट क्लास में मैंने कोई होमवर्क दिया था क्या? Sir, in chapter 1. In chapter 1. तो बोलो इन चैप्टर 1 में डाउट क्वेश्चन नंबर बोल दो. कोई डाउट किसी को इन चैप्टर 1 एक्सरसाइज में? क्या हुआ, सॉल्व नहीं किया या फिर सारे सॉल्व हो गए? ऐसा लग रहा है होमवर्क नहीं किया. क्यों नहीं किया भाई? सर थर्ड क्वेश्चन 11th 12th और 14th का फोर्थ पार्ट. 14 का फोर्थ पार्ट. एनी अदर डाउट? 1 second. 1 question number 15 second part. में पार्ट 2. Question number 3. Third question. Which of the following equation is non-linear? अरे इन्होंने इन चैप्टर में लीनियर की बात कर ली. ओके, थर्ड क्वेश्चन की हम अभी बात करेंगे. अभी हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्कस नहीं किया है, तो अभी आज ही हो जाएगा कवर, तो समझ आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11. अदरवाइज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, मैं एक बेसिक सा पॉइंट बता देता हूँ कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिनमें डिग्री 1 है और जिनमें जैसे ये वाला जो केस है ना, dy by dx प्लस y इंटू पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स. यहाँ पे पी एक्स एंड क्यू एक्स तो एक्स के फंक्शंस हैं, तो सच डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर 1. तो अभी जो क्वेश्चन ने ऑप्शंस दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग ही चेक हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12 जो है, नहीं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर, the curve passing through point 0, 1 and satisfy the equation sin dy by dx is equal to a. तो dy by dx is equal to sin इनवर्स a बन जाएगा. इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y is equal to sin इनवर्स a into x प्लस c हो जाएगा, बिकॉज sin इनवर्स a तो एक कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx प्लस c हो जाएगा. क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस कर्व इज पासिंग थ्रू पॉइंट 0, 1. तो x को 0 पुट किया तो y 1. तो देखो c की वैल्यू 1 आ रही है 0, 1 से पास कराने के बाद, तो हमारा आंसर x sin इनवर्स a प्लस 1 आ जाएगा. अच्छा, क्वेश्चन ने इसको जो डिफरेंट ऑप्शंस लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग, अच्छा साइन लेके लिखा हुआ है. देखो ये बन रहा है. क्वेश्चन नंबर 12. इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 0 विल सैटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 plus y square into dx minus xy dy. ठीक है, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. x को सेपरेट किया और y को इस तरह. इसका इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x और इसका इंटीग्रेशन 1/2 टाइम्स log ऑफ 1 plus y square plus c. इस 2 को भी यहाँ ले गए, तो दिस बिकम्स ln of 1 plus y square upon x square is equal to some constant, that means 1 plus y square upon x square
is equal to some other constant, एंटी लॉग लेने के बाद. Now this curve is passing through point 1,0. 1,0 से पास कराया तो कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ रही है. The curve becomes 1 plus y square is equal to x square और x square minus y square equals to 1. इंटीग्रेशन किया, फिर इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 टाइम्स ln ऑफ mod ऑफ x हो गया, जिसको हमने ln ऑफ x स्क्वायर लिख लिया. ln ऑफ x स्क्वायर और इस टर्म को भी यहाँ लिया है या फिर इस टर्म को उधर ले गए, तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये log ऑफ x minus y is equal to log ऑफ x upon y बन जाएगा. फिर एंटी लॉग ले लिया. क्वेश्चन नंबर 14 सेकंड पार्ट. y is equal to e raised to power dy by dx plus d square y upon dx square and order and degree. हमने इस इक्वेशन का एंटी लॉग लिया, नहीं इस इक्वेशन का लॉग लिया, तो ln y is equal to dy by dx plus d square y upon dx square. तो डायरेक्टली ऑर्डर और डिग्री मिल जाएंगे. फोर्थ में e इंटू वाई डबल डैश माइनस नहीं y ट्रिपल डैश माइनस x इंटू वाई डबल डैश प्लस y. तो इसमें भी क्या डाउट है, ये तो ऑलरेडी y डबल डैश या ट्रिपल डैश का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 1. ये e इंटू लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अगर e रेज टू पावर में लिखा होता तो डिग्री डिफाइन नहीं होती. आंसर में डिग्री नॉट डिफाइन लिखा था, इसलिए Yes, डाउट आ रहा था. ओके, तो फिर या तो मिसप्रिंट होगा और y डबल डैश y ट्रिपल डैश होगा. ठीक है, e रेज टू पावर में अगर y ट्रिपल डैश है देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड, बट अगर e रेज टू पावर e के मल्टीप्लिकेशन में y ट्रिपल डैश है तो फिर डिग्री डिफाइन हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट. इसमें भी मिसप्रिंट है बिकॉज 15 के सेकंड पार्ट में लेफ्ट साइड में तो y और x का यूज कर रखा है, राइट साइड में t लिख दिया, t के प्लेस पे 5 कर लो. ठीक है, 15 के सेकंड पार्ट में RHS में t की जगह y 5 नहीं y कर लो. तो ये बन जाएगा क्वेश्चन e रेज टू पावर dy by dx प्लस d क्यूब y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू log of fifth derivative plus 1. तो ऑर्डर इन दिस केस 5 हो जाएगा, बट डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगी बिकॉज हम लॉग ले लें या एंटी लॉग ले लें, कभी भी इस इक्वेशन को डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, t के प्लेस पे 5 लिखना है. So can you explain the third part also, please? थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, राइट? Yes, sir. और 10th क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 और इसका थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है dy by dx whole raised to power half plus y whole square is equal to d square y upon dx square. a plus b whole square से ओपन किया तो ये इस तरह से बन जाएगा. इन दोनों टर्म्स को इधर ट्रांसफर किया, और इस रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग कर लेंगे. Yes, I got it. क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है
the solution of differential equation x d square upon d square is equal to 1 given that y equals to 1. देखो ये जो है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है x d square y upon dx square is equal to 1. Let's say dy by dx is equal to t. Then this equation becomes x dt by dx is equal to 1. That means dt upon dt is equal to dx upon x. इंटीग्रेट किया तो t is equal to ln mod of x plus c आ गया. t हमने किसे बोला है? dy by dx को. As per question, dy by dx की वैल्यू 0 है when x equal to 1. तो c की वैल्यू 0 आ गई. That means dy by dx is equal to ln mod of x आ गया. अब हम वापस से इंटीग्रेट कर लेंगे तो dy is equal to ln mod of x का इंटीग्रेशन. क्वेश्चन ने बोल रखा है कि कर्व इज पासिंग, कौन सा क्वेश्चन था? 10th. क्वेश्चन ने बोल रखा है कि x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1 है. ओके, तो जो यहां से कांस्टेंट आएगा y इज इक्वल टू x ln x माइनस 1 प्लस c. इस वाले c की वैल्यू इस कर्व को 1,1 पॉइंट से पास कराने के बाद मिल जाएगी. ठीक है, और कोई डाउट किसी को? ठीक है, लास्ट अपन ने एक्सरसाइज 1A में कोई होमवर्क थोड़ी दिया था. नहीं सर. ठीक है, लास्ट क्लास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास तक, उसमें कोई पॉइंट किसको डिस्कस करना है? हमने क्या बोला आपने अभी? लास्ट क्लास तक जो भी अपन ने पढ़ा है इस चैप्टर में, तो कोई भी डाउट है कोई भी क्वेश्चन में, थ्योरी में? यस सर. सर सबसे लास्ट में जो आपने एग्जांपल बताया था उसमें एक मेरे को एक स्टेप में डाउट. बताओ सो एग्जांपल क्या x था? dt by dx इक्वल टू 2 plus t minus t cube और होल डिवाइडेड बाय 1 plus t. यस सर. इसमें इसके बाद अपने क्या क्या मतलब इसके बाद इंटीग्रल हो गया, फिर इंटीग्रल 1 plus t डिवाइडेड बाय 2 minus t cube, मतलब वो स्टेप कैसा आया? ये मतलब यहाँ पे जो मैंने लिखा है वही था क्या? ये मैंने सही लिखा है? t plus t minus t है शायद से. मतलब ये 2/1 plus t only, राइट? नहीं सर, 2 plus t minus cube t cube. 2 plus t minus t cube. यस. यानी कि एक बार जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो बोलना. यस, dy by dx is equal to 2x plus y minus 5 divided by x plus y minus 3. t क्यूब नहीं है, t स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, दिस इज t स्क्वायर.
So this becomes 1 plus t upon 2 minus t square dt is equal to dx upon x. एक बार ये यहाँ तक देख लो और अब बताओ यहाँ तक जो मैंने बोर्ड पे लिखा है कोई भी स्टेप पूछना है या इसके बाद अभी डाउट है कि इसके बाद कैसे सॉल्व किया, तो बताओ क्या डाउट है। सी इंटीग्रल कैसा आया मतलब अभी तक जो बोर्ड पे लिखा है वहां तक क्लियर है फिर या नहीं? यस है ठीक है, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये जो लिखा हुआ है इसको सेपरेट किया, इसको सेपरेट किया, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली फॉर्मूले से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ यस e गॉट minus इट। a। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस 2t है तो हमने माइनस 2t से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया। यस सर, सर मेरे को एक्चुअली वो d कैपिटल x बाय कैपिटल x लगा तो इसलिए कंफ्यूज हो गया। उसका इंटीग्रेशन तो बंदे यहाँ साइड में कर दिया। ठीक है, यस सर, कोई डाउट किसी को? तुमने जैसे जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा होगा तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये वाली बात की थी। Yes, sir. तो कोई से भी कर्व में लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है? Y into Y dash. y इंटू वाई डैश। सिंस लेंथ है तो हम मॉड यूज कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन अपन लिखते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पे।
सबसे लास्ट में ब्रैकेट में लिखा है बट नॉट ऑलवेज जीरो, का मतलब fx इज इक्वल टू जीरो इस कर्व का आंसर नहीं है, तो इसके अलावा जो आंसर आता है वो बताना है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब डिफरेंशियल इक्वेशन स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है, रेशियो ऑफ सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट, जो y इंटू वाई डैश का मॉड होगा, टू द सम ऑफ इट्स एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट टू इट्स एब्सिसा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, इसको सॉल्व करके आपको बताना है। तो y से y कैंसिल किया और मॉड के वजह से प्लस माइनस साइन आ जाएगा। दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बट दो केस है, प्लस साइन लेके अलग, माइनस साइन लेके अलग। तो जो मैंने प्लस साइन लेके पूरा केस सॉल्व किया है, ठीक है ना, कैलकुलेशन आई बिलीव समझ आ गई होगी। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने y को tx पुट करके सॉल्व कर लिया है। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, नोट अब चलो बाद में कर लेना, कि जो सेकंड वाला केस है dy by dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x प्लस y अपॉन x, होने को तो ये भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और एग्जैक्टली सेम मेथड से सॉल्व हो जाएगा। वो वाला मेथड यहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेबल है, लेकिन इसके अलावा एक और मेथड यहाँ पे हम लगा सकते हैं जिससे थोड़ा कैलकुलेशन वाइज शॉर्ट पड़ेगा। तो वो मेथड क्या है? स्क्वायर कर लो। नहीं, हम किसी भी इक्वेशन की स्क्वायरिंग तो कर ही नहीं सकते अनटिल अनलेस दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, स्क्वायरिंग करना अलाउड नहीं है। अभी कुछ समझ आया कि ऐसा लिखने मतलब कौन सा मेथड लग सकता है? अच्छा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपन ने नोट किया था, तो फिर उसके उसके बाद में लिखा था इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो वाला आर्टिकल ओपन करो, उसमें देखो हमने 3 केसेस लिखे थे। ऐसा a2 प्लस b1 वाला हो जाएगा। a2 plus b1 is equal to, या इन दिस केस a2, हाँ a2 plus b1 is equal to 0, तो हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, इसको यहाँ ले गए तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, दिस बिकम्स
डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई। इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन एक्स वाई 1,0 से वही पास करा देंगे। 10 से पास कराया तो c की वैल्यू हाफ आ रही है। तो ये कर्व का आंसर आ जाएगा। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाता, बट हमने इस मेथड से सॉल्व कर लिया। सो इस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं? बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते चैप्टर, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है। जैसे इंटीग्रेशन काफी लेंथी चैप्टर है, बट ये इतना लेंथी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें जेई में मतलब एवरेज जो है वो 1 और 2 क्वेश्चन का मिलेगा पर ईयर का। बट ये जैसे क्वेश्चन तुमने पूछा तो मतलब कोई रीजन, ये चैप्टर सिंपल लग रहा है, टफ लग रहा है, क्या लग रहा है? सो एवरेज मतलब ठीक ठाक है। और लोगों को कैसा लग रहा है? देखो जब भी कोई भी चीज में अगर मतलब कोई भी चीज टफ अपन को कब लगती है, जब वो चीज समझ नहीं आती है। तो इसलिए अपना एम यही होना चाहिए कि हमारे डाउट्स बिल्कुल भी ना बचे। तो कभी भी कोई भी डाउट आता है एंड टू एंड डिस्कस करो, और होमवर्क करोगे तभी जाके वो चैप्टर प्रॉपरली समझ आता है। बिना होमवर्क के चैप्टर समझ नहीं आता, पर्टिकुलरली मैथ्स में तो ये पक्की बात है। फिर आपने क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टिटेंस के लिखा है क्या वो? हाँ के लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ के, पी नॉट एंड टी आएगा। क्वेश्चन में ये बता रखा है कि के इज अ पॉजिटिव नंबर।
तो हमने एक तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोला था वो कंडीशन यूज किया कि dp by dt is proportional to p एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को p यूज करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी सिंपल सी डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इंटीग्रेट कर लिया। अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये वाला जो स्टेटमेंट है ये यूज कर लेंगे, गिवन एट t इक्वल्स टू 0 p इज इक्वल टू p नॉट। तो यहाँ पुट किया तो ln ऑफ p नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू ln ऑफ p नॉट आ गई। तो ये हमारे पॉपुलेशन का फंक्शन बन गया इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, इसी चीज को हम डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं। पहले तो अपन ने इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया और बाद में वैल्यू पुट की। अगर हम इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप लिखने के बाद हम लिमिट्स भी लगा दें तो भी एक ही बात है कि हमने यहाँ तक तो लिखा ही है। क्वेश्चन ने बता रखा है कि एट t इक्वल टू 0 पॉपुलेशन इज इक्वल टू p नॉट। एट t इक्वल टू t पॉपुलेशन को हमने स्मॉल p ले रखा है, तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करके लिमिट्स लगाएंगे तो भी हमें ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह स्टेटमेंट की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकता है। फिर हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म करनी है, इसको सॉल्व करना है।
तो फिर हम ट्राई करेंगे। हमने मान लिया कि टाइम टी पे जो लिक्विड की हाइट है वो h है और जो कोन में रेडियस बन रहा है उसका वो r है। जो h और r अब वेरिएबल हो गए, कैपिटल H और कैपिटल R जो है वो फिक्स्ड नंबर्स है। किसी ने आंसर फाइंड किया तो बताओ, अभी किसी ने कुछ बोला था? कोन का जो वॉल्यूम है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अगर किसी ने डिफरेंशियल इक्वेशन जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्म की है तो बताना क्या फॉर्म की है। So minus And dv by dt is equal to k pi r square. ठीक है, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि माइनस साइन हम यूज करेंगे बिकॉज लिक्विड के इवेपोरेट होने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और क्वेश्चन ने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को पॉजिटिव बोल रखा है, तो ये माइनस साइन एसेंशियल है। जो प्रोपोर्शनल है वो किसके है, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, एंड सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज पाई आर स्क्वायर। अच्छा, उससे पहले हमें एच और आर में यहाँ से रिलेशन फाइंड कर लेना है, और कैपिटल H अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल h अपॉन स्मॉल r। तो h की वैल्यू को हम h बाई r से रिप्लेस कर लेंगे। इसको डिफरेंशिएट किया, तो एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आर स्क्वायर के कैंसिलेशन के बाद। सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ। तो हमने कहा था कि या तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे लिमिट्स लगा लो, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लो, या फिर लास्ट में लगाना। अगर अपन को यहाँ पे लिमिट्स लगानी है तो t इक्वल टू 0 पे r जो है उसे क्वेश्चन में कैपिटल R बोल रखा है, और हमें वो वाला टाइम फाइंड करना है, कैपिटल T फाइंड करना है जब लिक्विड कंप्लीटली इवोपोरेट हो जाए, यानी कि रेडियस 0 हो जाए। तो यहाँ पे अपर लिमिट 0 आ जाएगा। इंटीग्रेट किया तो कैपिटल H अपॉन R 0 माइनस R लिमिट पुट करने के बाद दिस इज इक्वल टू माइनस k t माइनस 0। तो t की वैल्यू माइनस
एच अपॉन के आ रही है, एच अपॉन के नेगेटिव कैसे आ रही है, नहीं प्लस ही आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, टी की वैल्यू प्लस एच अपॉन के आ रही है। हमने पहले बात की वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की, फिर बात की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। नाउ नेक्स्ट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर इसके पिछले वाले क्वेश्चन पे वो लिखा था ना कि इट इज कम्प्लीटली फिल्ड, तो हम लोग पूरे बेस तक नहीं मानेंगे इसको, मतलब नहीं, ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये तो किसी टाइम टी पे बनाया है। अच्छा इनिशियल टी इक्वल टू 0 पे तो हमने कैपिटल आर लिया हुआ है। ओके सर। तो एक बार बोर्ड पर देखना कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस कंडीशन में बोलते हैं, कि वो इस फॉर्म में लिखा हो। अब इस फॉर्म की इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे हमने सिंस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि y जो है वो डिपेंडेंट और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखते हैं। तो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है कि जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, डी nth डेरिवेटिव है, n माइनस वन डेरिवेटिव है, एंड सो ऑन सिंगल डेरिवेटिव है, ये सारे के सारे एज वेल एज डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y जो है, ऑल दीज टर्म्स अगर इन फर्स्ट डिग्री ओनली, कहीं पर भी इनका होल पावर कुछ नहीं आना चाहिए, y का भी नहीं आना चाहिए, एंड नेवर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर, किसी भी एक टर्म में दो डिफरेंट
डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर y का मल्टीप्लिकेशन किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट से नहीं होना चाहिए, तब जाके इस फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 है। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, वन और मोर देन वन करेक्ट। एक बार ये सारे ऑप्शंस को लिख लो और फिर जो भी तुम्हें ठीक लग रहा है वो अपने ऑप्शंस, जो करेक्ट ऑप्शन तुम्हें लग रहे हैं वो अपने नोटबुक में लिखो, फिर अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला, बट एक बार देखना अगेन बोर्ड पे कि जो सारी की सारी कंडीशन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे ही है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इन दिस केस एक्स है उस पे कोई कंडीशन नहीं है। एक्स किसी भी फंक्शन की फॉर्म में कैसे भी आ सकता है, लॉग में आ सकता है, पावर में आ सकता है, स्क्वायर में आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो ये सारे के सारे एक्स के फंक्शन हैं जो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। लेकिन जो वाई यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिंगल पावर में ही आना चाहिए, उसके सारे के सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट सिंगल पावर में आने चाहिए और आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए। ओके, मैंने आदित्य अभी जस्ट देखे हैं सर। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आया थर्ड लाइन में, आर क्यूब होगा ना। आदित्य तुम्हें लास्ट वाले क्वेश्चन में जो डाउट था वो अभी डाउट अभी भी है क्या? क्या क्लियर हो गया? आदित्य जस्ट ज्वाइन। आदित्य तुम्हें लास्ट क्वेश्चन में जो डाउट था वो अभी है या क्लियर हो गया? है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने इस तरह से लिखा था, जब भी तुम लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताना कि माइनस डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू के टी। किस प्रोपोर्शनल था वो? रेडियस नहीं, एरिया के। ठीक है, और फिर जो वॉल्यूम है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था। एच को हमने आर एच अपॉन कैपिटल आर से रिप्लेस किया था, तो वॉल्यूम बन गया 1/3
पाई आर क्यूब एच अपॉन आर। अब इसका डिफरेंशिएशन लिखना है, और इसमें इसका डिफरेंशिएशन हमने जो लिखा है उसमें एच और आर तो कांस्टेंट है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, और ये जो एच और आर है ये तो कांस्टेंट है, तो बस यहाँ पे पुट किया तो माइनस एच अपॉन आर पाई आर स्क्वायर डी आर डी वी बाई डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू राइट साइड में k इंटू पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो देखना अभी क्लियर है क्या? तो क्यूब नहीं आएगा, स्क्वायर ही आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद। हाँ अभी बताना जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आंसर में आएगा या नहीं आएगा? ये ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं? यस सर करेक्ट है। ए ऑप्शन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट या y यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, या यहाँ पे आ रहा है, तो ये तीनों टर्म्स अलग अलग आ रही हैं और हर एक टर्म में पावर में 1 ही है, ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बी ऑप्शन नो सर। क्यों नहीं है? सर वाई स्क्वायर। y इंटू वाई आ रहा है। सी ऑप्शन नो सर। बिकॉज dy बाई dx से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। डी ऑप्शन यस सर। है बिकॉज यहाँ पे dt बाई ds है, तो हमने t को डिपेंडेंट और s को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, तो अब s तो कैसे ही आ जाए, लेकिन जो t है या इसका डेरिवेटिव है वो सिंगल पावर में आना चाहिए। ई ऑप्शन ई ऑप्शन जो लिखा हुआ है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम dx अपॉन dy इज इक्वल टू y प्लस एक्स ln y इस तरह से लिख सकते हैं। तो सिंस हमने dx अपॉन dy लिखा तो x अभी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो dx अपॉन dy और x ये दोनों 1 पावर में आ रहे हैं, तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इन दिस केस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो स्टैंडर्ड से रिवर्स हो गए, तो x इन दिस केस डिपेंडेंट वेरिएबल है ई ऑप्शन में, और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। f एक और ऑप्शन लिखना, dy बाई dx प्लस dx अपॉन dy इज इक्वल टू x sin x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, बिकॉज हम इसमें इसको इन टर्म्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y कोई सा भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट मान लें, dy बाई dx का मल्टीप्लिकेशन तो dy बाई dx से होगा ही होगा, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। एंड एक लास्ट एग्जांपल, dy बाई dx इज इक्वल टू x अपॉन y। लास्ट बताओ जी ऑप्शन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? नो सर। सर नहीं है। नहीं है बिकॉज y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y dy बाई dx के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। y को यहाँ पे नहीं छोड़ सकते बिकॉज y की पावर 1 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे y की पावर -1 होनी चाहिए। तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने का मेथड। अब अपने सिलेबस में क्या है, अपने सिलेबस में ओनली फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी अगर अपन, अच्छा एक और चीज जो मैंने अभी बोला नहीं लेकिन नोट करवा दिया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री ऑलवेज 1 होगी। ऑर्डर तो यहाँ से डिसाइड हो जाएगा बट डिग्री जो है वो ऑलवेज 1 ही होगी, फिक्स है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम ये वाला जो फंक्शन है इस फंक्शन से ओवरऑल डिवाइड कर दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा।
अपने सिलेबस में ओनली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ये, तो हमने कहा कि ये फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस वाले फंक्शन से ओवरऑल डिवाइड किया तो ऐसा फॉर्म बन गया। तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और इसको सॉल्व करने के लिए एक बार यहाँ तक आप लिख लो, हम यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है और इसका यूज क्या है, अब एक बार बोर्ड पर देखना, फिर आके नोट कर लेना कि हम जो भी इक्वेशन गिवन होगी, अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पहले उसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का मीनिंग क्या कि dy बाई dx जो है उसका कोफिशिएंट तो 1 बना लेंगे, जो y वाला टर्म है उसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर लेंगे, तो p फंक्शन अकॉर्डिंगली डिसाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमने प्लस साइन यूज कर रखा है, और जो भी बचेगा इन टर्म्स ऑफ x उसको राइट साइड में बोल देंगे। तो इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद y के मल्टीप्लिकेशन में जो x का फंक्शन लिखा हुआ है उस फंक्शन को हम e रेज़ टू पावर में इंटीग्रेशन में यूज कर देंगे। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ऑल्दो हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज नहीं करेंगे। तो दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब जो मैंने ये कंडीशन बोली है, इसका यूज क्या, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर हम इस इक्वेशन को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाती है इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर p dx इंटू dy बाई dx प्लस p इंटू y इंटू e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर p dx। ठीक है, ये बन गया। अब तुम लोगों को बताना है ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ये किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। किसी को समझ आएगा? So y into integral p dx. y into इंटीग्रेट e रेज़ टू पावर। हाँ yes sir. जब हम f इंटू जी को डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश जी प्लस जी डैश f आता है। तो यहाँ पे यही आ रहा है कि ये वाला फंक्शन एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव प्लस ये वाला फंक्शन एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव, और e रेज़ टू पावर पी dx का डिफरेंशिएशन पहले तो e की पावर का करेंगे, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी dx इंटू फिर इस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे, और इस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन t वाला फंक्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन गया, दिस इंप्लाइज दैट दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, तो इसका इंटीग्रेशन तो यही हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन जो भी फंक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके प्लस c अब लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। लेकिन एग्जाम में हम इन दोनों स्टेप्स को स्किप करेंगे बिकॉज ये दोनों स्टेप्स ऑलवेज सेम रहने वाले हैं। तो हम एग्जाम में क्या करेंगे कि सबसे पहले गिवन इक्वेशन को इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगर नहीं है तो उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा ये डिसाइड करेंगे, और ये डिसाइड करने के बाद डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में ये लिख देंगे कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन।
जैसे हम एक एग्जांपल लें, यहाँ तक देख लो सारा, और अच्छा एक एक पॉइंट और देखना कि ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, जो हमने इससे पहले मेथड्स डिस्कस किए हैं, उन मेथड से सॉल्व नहीं होता। अगर हम देखें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, हम कभी भी एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं लगेगा। सेकंड हमने क्या डिस्कस किया है, होमोजीनियस फॉर्म, तो यहाँ तो ln x आ रहा है, तो कभी भी ये होमोजीनियस फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसको हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेथड है उससे ही सॉल्व करना होगा, और उसके लिए पहले उस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो x ln x से डिवाइड किया, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिसाइड करेंगे। तो बताना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है। ln x। ln x, और लोगों ने फाइंड किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए y के मल्टीप्लिकेशन में क्या फंक्शन आ रहा है, 1/x ln x, तो e raised to power 1/x ln x dx। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ln x को t ले लिया, तो 1/x dx dt हो गया, तो dt/t का इंटीग्रेशन ln t, दैट मींस दिस बिकम्स ln of x। और तो हमने स्टेप 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, स्टेप 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, स्टेप 3 नाउ आंसर इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट साइड वाला फंक्शन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो y इनटू ln x इज इक्वल टू ln x को t लिया तो 1/x dx dt, तो t का इंटीग्रेशन t²/2। सबसे पहले dx से डिवाइड किया, इस x को हटाने के लिए x से भी डिवाइड किया, और अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर -1/x, और फिर बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है।
In this case, integrating factor. वन अपॉन एक्स, एक ने माइनस वन अपॉन एक्स बोला है, एक ने वन अपॉन एक्स बोला है। सर माइनस वन अपॉन एक्स होगा ना? देखो प्लस का वन बाई एक्स आ रहा है, ठीक है। माइनस का यूज तो इंटीग्रेशन में जो किया था तो लॉग की प्रॉपर्टी में कर लिया, माइनस ln x इज इक्वल टू ln ऑफ वन बाई एक्स। लास्ट है कि वन अपॉन एक्स इंटू वाई, मतलब कि वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री अपॉन एक्स, क्यूब वाला फंक्शन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फुल इंटीग्रेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट वेरिएबल्स को इंटरचेंज करने के बाद अभी x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y इंडिपेंडेंट। बताओ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है? किसने लिखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर? चैट में लिखा e raised to power sin y। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e raised to power में, सिंस अभी अपन ने x को डिपेंडेंट वेरिएबल बोला हुआ है, तो माइनस cos y dy, cos y का इंटीग्रेशन sin y, e raised to power माइनस sin y आ रहा है, e raised to power माइनस sin y आ रहा है, बिकॉज cos y का इंटीग्रेशन प्लस sin y हो जाता है, एक माइनस साइन ऑलरेडी है। अब x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y की जगह x आ गया, इज इक्वल टू q इंटू दिस। इसका भी इंटीग्रेशन करो, सभी लोग करना, बिकॉज इस वाले इंटीग्रेशन में प्लस माइनस की बहुत मिस्टेक होती है, तो सभी लोग थोड़ा प्रॉपर वे में, मिस्टेक ना हो, इसको इंटीग्रेट करके बताओ क्या आ रहा है फाइनल आंसर।
नहीं किया गया किसी ने। देखो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करने के लिए e की पावर में जो है उसको t मान लेते हैं, तो माइनस साइन y को t ले लिया, तो माइनस कॉस y dy dt हो गया। यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये जो हो गया ये तो हो गया e की पावर t, ये वाला 2 मैंने बाहर कर दिया। साइन y के प्लेस पे माइनस t लिखेंगे, कॉस y के प्लेस पे कॉस y dy के प्लेस पे माइनस dt लिखेंगे। तो ओवरऑल 2 बार नेगेटिव आ गया तो प्लस ही बन गया, तो ये e रेज टू पावर t इंटू टी dt बन गया। e रेज टू पावर t इंटू टी का इंटीग्रेशन क्या होगा डायरेक्टली बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। तुम लोगों को ये मतलब वही है ना, वही वाली बात हो जाती है एग्जाम में टाइम बचाने वाली बात, कि इसको हम ऑब्वियसली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो सॉल्व कर ही सकते हैं, बट ये वाला पॉइंट तो बताओ होगा। जैसे हमसे बोला जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x इनटू 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व कर लेंगे। बट सेकंड मेथड जो तुमको आई बिलीव पता है कि e रेज़ टू पावर x इनटू सम पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई सा भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन हमें याद रखना चाहिए, और इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, e रेज़ टू पावर x इनटू px माइनस p डैश x प्लस p डबल डैश x माइनस एंड सो ऑन। सिंस ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और हम डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं तो कभी ना कभी तो डेरिवेटिव जीरो बन ही जाएगा, तो इस सीरीज कभी ना कभी तो एंड हो ही जाएगी। बट पैटर्न क्या बन रहा है, e रेज़ टू पावर x की मल्टीप्लिकेशन में px माइनस p डैश x प्लस p डबल डैश x minus p triple dash x and so on, but this is valid only when px is a polynomial function. ठीक है, तो इन दिस केस हम इसी पॉइंट को यूज करें तो दिस बिकम्स e raised to power t into t minus 1 e raised to power t into px minus px का डेरिवेटिव, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। सिंस t हमने जो बोला है वो sin y को बोला है, तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ गया x इंटू ई रेज टू पावर माइनस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ई रेज टू पावर साइन वाई माइनस साइन वाई 1 प्लस साइन वाई प्लस सी। अगर यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स या कुछ और है तो फिर ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स ही होना चाहिए, ई रेज टू पावर एक्स इंटू पी एक्स का इंटीग्रेशन। सर वो आप एक और बार वापस लिख सकते हो क्या, जब आपने लिखा था इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इनटू पॉलिनोमियल।
नेक्स्ट इज इक्वेशन रिड्यूसिबल इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जो इक्वेशन दे रखी है डेफिनेटली ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं, बिकॉज y जो है वो e रेज़ टू पावर में आ रहा है। बट अगर हम इस इक्वेशन में e रेज़ टू पावर y को t पुट कर दें तो e रेज़ टू पावर y dy dt से रिप्लेस हो जाएगा, एंड नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स dt by dx is equal to e raised to power x into e raised to power x minus t। तो देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल t हो गया। तो यहाँ तक नोट करके इसको कंप्लीट सॉल्व करो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ क्या आ रहा है। क्या तुम लोगों ने सॉल्व किया इसका? अच्छा यहाँ तक मैंने लिखा है, कोई पॉइंट किसी को डिस्कस करना क्लियर है? तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर x आ रहा है। तो हमारा आंसर t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए पुट e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू z। तो e रेज़ टू पावर x dz हो गया। ये तो एज इट इज, यहाँ पे e की पावर x को दोनों को अलग अलग कर लिया, तो एक e की पावर x तो डेरिवेटिव में चला जाएगा, दूसरा जो e की पावर x बचेगा उसको z से रिप्लेस कर देंगे। और ये अभी जो डिस्कस किया था उसी मेथड से इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर t के प्लेस पे तो e रेज़ टू पावर y आएगा और z के प्लेस पे e रेज़ टू पावर x आएगा। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसमें अगर तुम्हें कैलकुलेशन जो यहाँ पे थोड़ी सी अभी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है उसको थोड़ा सिंपल कर सकते थे कि अगर यहाँ पे ही जैसे हमने e रेज़ टू पावर y को t माना तो यहीं पे ही e रेज़ टू पावर x को z मानते थे, तो ये इक्वेशन लिखने में और भी सिंपल हो जाती। जो हमने सब्स्टिट्यूशन बाद में किया है वो अगर पहले ही कर लेते तो भी इसको सॉल्व कर सकते। तो चलो आज की क्लास में यहाँ तक रखते हैं। अभी ये इसमें अभी एक केस और बचा हुआ है, ओपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट होमवर्क में तुम लोग
इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। इसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। और एक्सरसाइज 1 में अगर मैं देखूं, अच्छा 1 में मैंने कहा था कि एक बार एरिया वाले क्वेश्चंस तुम लोग डिस्कस कर लेना, बिकॉज एरिया जो है तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है तो इसमें बहुत मिक्स कर सकते हैं। सर आपने e की पावर x को अगर z लिया है तो फिर आपने वो z स्क्वायर होना चाहिए था ना फिर। यहाँ इसके लिए हाँ दिस इज e raised to power x into e raised to power x into e raised to power x dx। तो एक e raised to power x डेरिवेटिव में यूज किया गया, ठीक है। गॉट इट। e raised to power x। यस सर सॉरी। तो अभी इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 ही कर लेना, और ये चैप्टर मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए कंप्लीट, अदरवाइज नेक्स्ट टू नेक्स्ट हो ही जाएगा। तो ये छोटा ही चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। इसमें हमने जो अभी मेथड्स डिस्कस किए हैं, मेन मेथड्स तो यही है। एक मेथड और है, जैसे तुमने लिमिट्स जब चैप्टर डिस्कस किया था, लिमिट जब चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं लिमिट्स को सॉल्व करने के। लेकिन फिर एल हॉपिटल रूल ये भी तुमने डिस्कस किया वहां पे। तो एल हॉपिटल रूल से क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। वैसे यहाँ पे है हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल का यूज करेंगे। ऑल्दो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इतना सिंपल तो नहीं है, क्योंकि उसमें अपन को पहले सोचना पड़ेगा कि ये किसका डेरिवेटिव बन रहा है, रिवर्स वहां पे जाना होगा। तो अपन वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी तुम लोग इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 1 और 2 कंप्लीट सॉल्व कर लेना। अभी तक जो पढ़ा है उससे सॉल्व हो जाएगा। कोई किसी को डाउट पूछना है अभी तक जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा है उसमें? नो सर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक में अपन कंटिन्यू करेंगे। सभी को हैप्पी दिवाली। बाय सर, थैंक दिवाली यू। को भी एंजॉय करना है, लेकिन होमवर्क भी करना है, ठीक है। चलो ओके बाय।